नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक से पाठ विभिन्न माध्यमों के लेखन पढ़ने जा रहे हैं। यह विभिन्न माध्यम से आशय है जनसंचार के विभिन्न माध्यम। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंचार क्या होता है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के माध्यम 3 प्रकार के हैं। मुद्रित माध्यम, जिसको प्रिंट माध्यम भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और तीसरा नव माध्यम। मुद्रित या प्रिंट माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि आते हैं और नव माध्यम के अंतर्गत इंटरनेट आता है। अब हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं मुद्रित माध्यम। संचार की जो साधन प्रिंट अर्थात छपे रूप में लोगों के पास पहुंचते हैं, उसे प्रिंट माध्यम कहते हैं। इसे मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत ही आते हैं। यह जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कोलकाता में जुगल किशोर के द्वारा संपादित हुआ। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं देखेंगे। मुद्रित माध्यम की पहली विशेषता है, क्योंकि यह माध्यम छपाई का माध्यम है, इसलिए छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। दूसरा, हम इसे लंबे समय तक संग्रहित रख सकते हैं, यानी इकट्ठा करके रख सकते हैं और संदर्भ के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। अगली विशेषता है, यह चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है, यानी जो लिखित माध्यम है, छपाई का माध्यम है, इस पर हम पढ़ते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं, विचार विश्लेषण भी किया जा सकता है। अगली विशेषता है, कठिन शब्दों के लिए शब्दकोश की सहायता ली जा सकती है, यानी कि चाहे वह समाचार पत्र हो या कोई किताबें हों, उससे उनमें आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ के लिए हम शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। फिर अगली विशेषता है, जब समय मिले तब पढ़ा जा सकता है। मुद्रित माध्यम की खामियां का अर्थ होता है कमियां। इनमें कुछ कमियां भी हैं। निरक्षरों के लिए यह माध्यम किसी काम का नहीं है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वे पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए निरक्षरों के लिए माध्यम उपयुक्त नहीं है। यह एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होता है, यानी कि एक निश्चित अवधि होती है कि रात को 12 बजे तक ही जो समाचार मिलेंगे वह छपेंगे। तो समाचार पत्र में हम देखते हैं कि एक निश्चित समय अवधि होती है, तब तक के ही समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचार के प्रकाशन की सीमित समय सीमा होती है और समय सीमा भी इसकी सीमित ही होती है। समाचार लेखन को शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। तो समाचार लेखक जो भी होता है उसको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है, अर्थात एक रिपोर्टर जो है उसको इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी समाचार तैयार करे तो उसकी शब्द सीमा क्या है। सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना भी जरूरी होता है। मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें, यानी कि मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन जब किया जाता है तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी कि किसी तरह की अशुद्धियाँ न हो, तो व्याकरण संबंधी शुद्धता का भी ध्यान रखना होता है। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। समय, शब्द व स्थान की सीमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। अब हम जनसंचार का दूसरा माध्यम पढ़ेंगे, रेडियो। रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख होते हैं। रेडियो का आविष्कार इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुगलेल्मो मार्कोनी में 1895 में किया था।
रेडियो माध्यम की विशेषताएं भी हैं। यह शिक्षित और अशिक्षित सभी लोगों के लिए उपयोगी माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा खबरें तुरंत लोगों तक पहुंचती हैं। यह कम खर्चीला माध्यम है। इसकी कुछ खामियां भी हैं, कमियां भी है। एक जगह बैठकर ही खबरों को सुना जा सकता है। इसके द्वारा समाचार सुनने के लिए निश्चित समय का इंतजार करना पड़ता है। कठिन शब्दों के लिए शब्दकोश की सहायता नहीं ली जा सकती है और इसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा भी नहीं होती है। अब रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, समाचार लेखन साफ सुथरी टाइप की कॉपी में होना चाहिए, यानी समाचार लेखन साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी में होना चाहिए ताकि समाचार रीडर जो है वह उसको पढ़ने में कोई गलतियाँ न करे। ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। तीसरा है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है, वाक्य छोटे होने चाहिए। पांचवा, लंबे अंकों को और दिनांक को शब्दों में लिखना चाहिए। और छठा है, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए ताकि सुनने वाले श्रोता को समाचार आसानी से समझ में आ सके। जनसंचार का तीसरा माध्यम है टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है दृश्य और श्रव्य माध्यम है जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। यह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। इस माध्यम में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन होती है। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने 1925 में लंदन में किया था। टेलीविज़न माध्यम की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। यह निरक्षर और साक्षर दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी है। टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम होने के कारण इसका लोगों के मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्ति जब टीवी पर कोई समाचार देखता है तो देखता भी है, सुनता भी है, तो उसके मन पर उस समाचार का स्थायी प्रभाव पड़ता है। थर्ड है, टीवी के द्वारा तुरंत घटित घटना का समाचार हमें प्राप्त हो जाता है। चौथा है, यह मनोरंजन का माध्यम भी है। पांचवा, समाचारों को लगातार प्रसारण होता रहता है। छठा है, समाचारों में जीवंतता होती है क्योंकि उससे संबंधित दृश्य भी दिखाई जाते हैं, इसलिए समाचारों में जीवंतता दिखाई देती है। अब टेलीविज़न माध्यम की कुछ कमियां भी हैं। यह खर्चीला माध्यम है, हर कोई टेलीविज़न नहीं खरीद सकता है, तो ये खर्चीला माध्यम है। दूसरा, निश्चित समय पर एक जगह बैठकर ही समाचार सुनने पड़ते हैं। तीसरा, कठिन शब्दों के लिए शब्दकोश की सहायता नहीं ली जा सकती है। चौथा, आँखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा समय तक यदि हम टेलीविज़न देखते हैं तो आँखों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को भी जन्म दे सकता है। अब टेलीविज़न के लिए जो समाचार लेखन करते हैं उनमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार हैं। टेलीविज़न के लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द और पर्दे पर दिखाए जाने वाले दृश्य में समानता हो, यानी कि समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे संबंधित दृश्य भी दिखाए जाएंगे, तो शब्द और पर्दे पर दिखाए जाने वाले दृश्य में दोनों में समानता हो। दूसरा, समाचार लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए। तीसरा, समाचार लेखन साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी में होना चाहिए। चौथा, समाचार लेखन में वाक्य छोटे हों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। टेलीविज़न की खबरों के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने को ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। दूसरा, ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। तीसरा है फ़ोन इन। इसमें एंकर किसको बोलेंगे, जो न्यूज़ पढ़ रहा है। इसमें एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, यानी रिपोर्टर जो है वह घटनास्थल पर उपस्थित है तो उससे फ़ोन पर बात करके और सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। चौथा, एंकर विजुअल।
घटनास्थल के दृश्य के आधार पर लिखी खबर को पढ़कर एंकर दर्शकों तक पहुंचाता है। 5वां है एंकर बाइट। बाइट का अर्थ कथन है। एंकर द्वारा घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर प्रामाणिक खबर प्रस्तुत करना एंकर बाइट कहलाता है। यानी घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उनके कथन को सुनाया जाता है या उस घटना से संबंधित व्यक्तियों के कथन को सुनाकर और समाचार की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है। इसको एंकर बाइट कहा जाता है। 6ठा है लाइव। किसी खबर का घटना स्थल से रिपोर्टर और कैमरामैन के जरिए सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया होता है। जनसंचार का अगला माध्यम हम पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट नव माध्यम है। इंटरनेट को हिंदी में विश्वव्यापी अंतर्जाल भी कहते हैं। यह जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। इंटरनेट पर समाचारों को देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यानी कंप्यूटर में लोग साक्षर होते जा रहे हैं। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते हैं, बल्कि उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहेंगे? इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। यानी इंटरनेट के जरिए अखबारों का या खबरों का जो आदान प्रदान होता है वह इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कहीं प्रकाशन समूह ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एकमात्र तौर पर इस्तेमाल यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं और फीचर आदि के जरिए अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार से इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास में विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच में हुई। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह इंटरनेट से जुड़ गए। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से अब तक चला आ रहा है। समाचार पत्र इंटरनेट पर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आदि समाचार पत्र इंटरनेट पर पढ़े जा सकते हैं। हिंदी वेब जगत के साहित्य और पत्रिकाएं भी इंटरनेट पर देखने को मिलती है, जो है अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि कई पत्रिकाएं हैं जो हमें इंटरनेट पर देखने को और पढ़ने को मिलती हैं।